चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी ज्योग्राफी की क्लासें। और कल हमने इसके सिलेबस को भी डिस्कस कर लिया था और ये सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन का इतिहास। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि मानव भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी हमने पहले पढ़ी हुई है। और इस भौगोलिक चिंतन के इतिहास को हम देखेंगे कि इसमें भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ है। जहाँ जहाँ भी भूगोल का जिक्र आता है, किसी द्वीपों में, महाद्वीपों में, पुराणों में, जहाँ भी इसका जिक्र आता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला है भौगोलिक चिंतन के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन शास्त्रीय काल है, अंध युग है, पुनर्जागरण युग, खोज युग है। प्राचीन शास्त्रीय काल लगभग चला आपका 600 से 300 ईसा पूर्व तक ये आपका चला है। इसके बाद में अंध युग आया। अंध युग में क्या हुआ? अंध युग जब आया तो उसमें क्या हुआ, जितनी भी खोजें हुई थी भूगोल के संदर्भ में, जितनी भी खोजें की गई थी विद्वानों के द्वारा, अंध युग में किसी प्रकार की कोई खोज नहीं की गई, क्योंकि अंध युग में ऐसा युग था जो चला। तो इसके समय क्या हुआ, अगर कोई भी विद्वान खोज करने की कोशिश करता था तो उसे मार दिया जाता था, जेल में डाल करके यातनाएं दी जाती थी। तो इस समय भूगोल का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ, इसीलिए इसी काल को अंध युग के नाम से जाना जाता है। अब जब अंध युग खत्म आया, जब पुनर्जागरण युग आया, तो उस युग के दौरान अंध युग में से कुछ विद्वान जिन्होंने निकल करके पुनर्जागरण युग में, जो पुनर्जागरण युग है उसके अंदर जाकर के प्राचीन शास्त्रीय काल के विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को समझाने की कोशिश की, उनके बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्णन करने की कोशिश की। इसके बाद में आया आधुनिक युग, जो कि 1750वीं ईस्वी के बाद चला। अब हम इसको बारी बारी से देखते हैं एक एक युग को। इसके बाद में चलते हैं हम। पहला है आपका यूनानी भूगोलवेत्ता। पहला आता है आपका यूनानी भूगोलवेत्ता। ठीक है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का काल लगभग 600 ईसी से 300 ईसा पूर्व तक रहा है। 900 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा है। और शास्त्रीय स्वर्णिम काल भी यूनानी भूगोलवेत्ताओं के काल को ही कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले ये ही आए थे, इन्होंने जो कुछ किया, तो इन्हीं के काल को शास्त्रीय स्वर्णिम काल कहा जाता है। और इनमें इन्होंने भौतिक भूगोल और नक्षत्र विज्ञान और गणितीय भूगोल में अपना योगदान दिया और इनमें अपनी खोजें की। इसके बाद में कालक्रम के अनुसार हम इसको देखते हैं। कई बार परीक्षा में कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको लास्ट में लिख करके बता दूंगा। सबसे पहला आता है कवि होमर। ठीक है, यूनानी विद्वानों में सबसे पहला आता है कवि होमर। कवि होमर ने क्या किया, इसने अपने 2 ग्रंथ लिखे, इलियक और ओडिसी, 2 महाकाव्य इसने लिखे हैं। ट्रोजन युद्ध का वर्णन भी इसने किया है। और लगभग 1200 से, जो कि 1200 से 1160 ईसा पूर्व तक ये चला है ट्रोजन युद्ध। और इसके बाद में कवि होमर ने जो अपनी दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन दिशाओं का नामकरण इन्होंने पवनों के आधार पर किया है। यानी इन्होंने पवनों के आधार पर दिशाओं का नामकरण किया। यानी उन्होंने उत्तर से चलने वाली हवाओं को बोरास कहा, पूर्व से और चलने वाली हवाओं को इन्होंने हुरस कहा, और दक्षिण से और चलने वाली हवाओं को इन्होंने नॉर्स कहा, और पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं को इन्होंने जेफेरस कहा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। और इन्होंने बताया कि सूर्योदय का उदय महासागरीय नदी से होता है, ऐसी बात इन्होंने कही। ठीक है, इनका मानना था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। तेज और ठंडी हवाओं को इन्होंने, जो उत्तर की ओर से चलती है, उसको इन्होंने बोरास कहा, पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं को इन्होंने होरस कहा, और दक्षिण की ओर चलने वाली हवाओं को इन्होंने नोट्स कहा, और पश्चिम की ओर से यदि कोई हवाएं चलती हैं तो उनको इन्होंने जेफेरस कहा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हवाओं का नामकरण किया। और इन्होंने अपने 2 ग्रंथ लिखे, इलियक और ओडिसी, और ट्रोजन युद्ध का वर्णन इन्होंने किया, जो कि 1200 से 1160 ईसा पूर्व तक चला। इतनी बात आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। और कवि होमर ने पृथ्वी के बारे में क्या कुछ बताया, तो पृथ्वी के बारे में कवि होमर ने बताया कि पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरी हुई है? सागर सरिता से घिरी हुई है, और आकाश बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। इनका मानना था कि पृथ्वी चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है, और आकाश है जो बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। जैसे आपने साइकिल पे एटलस का लोगो देखा है ना, कि एक आदमी होता है, वो मतलब उसने अर्थ को पूरे अपने सिर पर उठा रखा होता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी को किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उठा रखा है, और सारा वजन उसी के ऊपर है, तो ऐसा इनका मानना था। ठीक है, और उसको इन्होंने हरक्यूलस के पिलर भी कहा। यहाँ मैंने लिख भी रखा है। अब देखिएगा, इन नोट्स में जो जो बातें यहाँ लिखी गई है वो सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है। एक एक लाइन यहाँ से लिखी हुई इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है या पूछी जाती है, जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया है। ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने पृथ्वी को किस तरीके से माना। इन्होंने कहा कि पृथ्वी चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है। सरिता का मतलब महासागर से घिरी हुई है, और आकाश बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है, जिसे हरक्यूलस के पिलर कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि साइकिल के एटलस का लोगो से आप इसको याद रख सकते हैं।
इसके बाद में आते हैं थेल्स। दूसरे विद्वान हमारे आते हैं थेल्स, जिनका कार्यकाल रहा 650 ईसा पूर्व। यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया है कि थेल्स कहाँ के निवासी है, तो थेल्स है मिलेटस निवासी हैं थेल्स। और विश्व में पहले गणितीय भूगोलवेत्ता के रूप में किसको जाना जाता है, थेल्स को जाना जाता है। इन्होंने ही गणितीय भूगोल में अपना सर्वप्रथम योगदान दिया और पहला यूनानी दार्शनिक और खोजी यात्री भी थेल्स ही है, ठीक है। गणितीय भूगोल के जनक भी इनको कहा जाते हैं और गणितीय भूगोल में इनका विशेष योगदान रहा है। और इन्होंने पृथ्वी के बारे में क्या कुछ कल्पनाएँ की है, जिस तरीके से कवि होमर ने अपनी कल्पना की थी कि पृथ्वी जल में तस्तरी की तरह तैर रही है, इसी तरीके से कवि होमर ने अभी बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर मतलब सागर सरिताएं हैं और आकाश बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है। इसी तरीके से थेल्स ने भी क्या बताया कि पृथ्वी, स्कैन के अनुसार जो पृथ्वी है वो जल में तस्तरी की तरह तैर रही है। और थेल्स और जो अनेक्जिमेंडर है, दोनों भूगोलवेत्ताओं को गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थेल्स और अनेक्जिमेंडर दोनों भूगोलवेत्ताओं को गणितीय भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में सूर्य ग्रहण की जो तिथि है इन्होंने बताई है 28 मई 585 ईसा पूर्व घोषित की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम तीसरे विद्वान हैं। हमने थेल्स को होमर को देखा है, थेल्स को देख लिया है, अब हम चलते हैं अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर है 610 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहा है, थेल्स के शिष्य थे, ठीक है। 610 ईसा पूर्व है, ये भी मिलेटस निवासी है, थेल्स भी मिलेटस निवासी है, आपको ध्यान में रखना है। अब कवि होमर ने किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है, थेल्स ने किस तरीके से पृथ्वी को समझा है, अब देखते हैं अनेक्जिमेंडर ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अदृश्य पदार्थ से मानी है अनेक्जिमेंडर ने, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये सभी बातें परीक्षा में पूछी गई है। यदि भौगोलिक चिंतन का इतिहास जहाँ कहीं भी इसका जिक्र आता है उसमें इन सभी बातों को, इन प्रश्नों को पूछा गया है। ये प्रश्न नहीं, ये नोट्स नहीं है, ये एक एक पॉइंट यहाँ आपका प्रश्न के रूप में मैंने लिख रखा है और बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनको आप निश्चित रूप से पढ़िएगा यदि आप भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हो तो, ठीक है। बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, यदि इसको आप गहनता से अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो गणितीय भूगोल में इनका विशेष योगदान रहा है, अनेक्जिमेंडर का भी। और विश्व में पहली बार मापक आधारित जो मानचित्र का निर्माण किया था वो अनेक्जिमेंडर ने किया था। विश्व में पहली बार जो मापक आधारित जो मानचित्र बनाया गया था वो अनेक्जिमेंडर के द्वारा ही बनाया गया था। इसके अलावा नोमोनियंत्र एक होता है, नोमोनियंत्र, उसका आविष्कार इसने किया है। और सूर्य घड़ी को धूप घड़ी की तरह इन्होंने बताया है। और यह बेबीलोनियन सभ्यता का यंत्र था और इनका मानना था कि पृथ्वी के परिधि के 18 गुना पर इन्होंने चंद्रमा को माना है, 27 गुना पर इन्होंने सूर्य को माना है। हालांकि अनुमान ये सही था कि चंद्रमा नज़दीक है, सूर्य दूर है, लेकिन अनुमान सही था, गणना इनकी गलत थी, ठीक है। और यूनान को इन्होंने विश्व के केंद्र में दर्शाया है, इस तरीके से इनका मानना था, ठीक है। और बेबीलोनियन सभ्यता का यंत्र था नोमोन यंत्र, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम चलते हैं, नोमोन यंत्र से इन्होंने देशांतरों का निर्धारण किया था और जिसके आधार पर मध्याह्न रेखा यानी 12 बजाले वाली जो रेखा है, मानक देशांतर रेखा का इन्होंने निर्धारण किया है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रश्न कि नोमोन यंत्र का आविष्कार किसने किया है, तो नोमोन यंत्र का आविष्कार अनेक्जिमेंडर ने किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद में है हिकेटियस। अगले विद्वान हैं हमारे हिकेटियस, इनका कार्यकाल 500 ईसा पूर्व रहा है और ये भी मिलेटस निवासी है। यूनानी भौगोलिक गद्दी के प्रथम लेखक माने जाते हैं हिकेटियस, कि यूनानी भौगोलिक गद्दी का जो प्रथम लेखक है वो हिकेटियस है। इनके पुस्तक थी जस पीरियोडस, इनकी पुस्तक थी जस पीरियोडस, ये भी आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछ ली जाती है कई बार। और भूगोल में पहली बार ग्रंथ लिखा था इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रादेशिक भूगोल पर इनका एक ग्रंथ था और जस पीरियोडस इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वी को भी इन्होंने भी तस्तरी की तरह चपटी माना, ठीक है। तस्तरी की तरह इन्होंने भी पृथ्वी को चपटी माना। इनका अनुमान था कि पृथ्वी तस्तरी की तरह चपटी हुई है। और हिकेटियस को, इस हिकेटियस को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भूगोल का पिता भी हिकेटियस को ही कहा जाता है। और यदि बात की जाए आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता की, तो वो है आपके कार्ल रिटर। कार्ल रिटर आपके आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता हैं और हिकेटियस आपके प्रादेशिक भूगोल का पिता है, ठीक है। इसके बाद में हिकेटियस की बुक्स आपको ध्यान में रखनी है, पेरिप्लस तटीय सर्वेक्षण के लिए जानी जाती है और जस पीरियोडस। दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इन्होंने पो नदी जो पो नदी है उसको इन्होंने स्त्री नाम दिया और पहली बार विश्व का व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो वर्णन किया है वो हिकेटियस ने किया है। और थेल्स, अनेक्जिमेंडर और हिकेटियस तीनों आयोनियन स्कूल के सदस्य हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान आयोनियन स्कूल का सदस्य नहीं है, मैंने यहाँ लिख भी आपको रखा है। तो थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकेटियस तीनों सदस्य आयोनियन स्कूल के हैं और इनके अलावा जो कोई भी विद्वान है वो आयोनियन स्कूल का सदस्य नहीं है, ठीक है।
तो ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में चलते हैं हीरोडोटस। नेक्स्ट विद्वान है आपका हीरोडोटस। इसका कार्यकाल रहा है 484 ईसा पूर्व। इन्हें ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है। पुस्तक इनकी है हिस्टोरिका, और कैस्पियन सागर को पहली बार आंतरिक सागर इन्होंने बताया है। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया है। और नील नदी के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है कि नील नदी का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर बताया है इन्होंने। हालांकि नील नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है। और मिस्र को नील नदी का उपहार इन्होंने कहा है कि मिस्र इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल, है ना, कि नील रिवर इज़ ए गिफ्ट ऑफ द नाइल, ठीक है। और ज्ञात विश्व को 3 महाद्वीपों में इन्होंने बांटा है, एशिया, यूरोप और लीबिया, जिसको हम अभी अफ्रीका कहते हैं, उसको इन्होंने बांटा है। और इसके बाद में हीरोडोटस ने अपना एक कथन दिया है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल जोग्राफिकली मस्ट बी ट्रीटेड हिस्ट्रिकली, यानी संपूर्ण इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिदृश्य में और संपूर्ण भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिदृश्य में किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिदृश्य में और संपूर्ण भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिदृश्य में किया जाना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है, ये स्टेटमेंट आपका हीरोडोटस ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने तापक्रम और हवाओं के प्रवाह के संदर्भ में संबंध स्थापित करने की बात भी इन्होंने कही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हवाएं जब चलती है तो उनके तापक्रम में अंतर पाया जाता है। और डेन्यूब नदी को इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी नदी माना है, और कार्पिस और आर्पिस नदी इसकी सहायक नदियाँ मानी हैं। और अब ये जो विद्वान हैं ये सभी बात करेंगे केवल यूरोप और यूनान वाले क्षेत्रों की, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा घूमा नहीं है, इसीलिए डेन्यूब नदी को इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी नदी माना, ठीक है। इस तरीके से इनका मानना था, क्योंकि ये विद्वान जहाँ जहाँ इन्होंने घूमा है तो उसी के हिसाब से उन्होंने वर्णन किया है और उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट विद्वान आपके प्लेटो। प्लेटो इनकी बुक है द रिपब्लिक, और इनके गुरु सुकरात थे। और निगमन पद्धति थी इनकी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, पद्धति पूछ ली जाती है, निगमन पद्धति थी। और डिडक्टिव अप्रोच, सामान्य से विशिष्ट की ओर इनका मानना था। और इनका कालक्रम भी आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि सुकरात के बाद में प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु, अरस्तु के बाद में थियोफास्टस, इस तरीके से इनका कालक्रम आपको ध्यान में रखना है। आप चलते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में है अगले विद्वान अरस्तु। प्लेटो के शिष्य थे ये। आगमन पद्धति है इनकी, इंडेडक्टिव मेथड है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्व में पहले ईश्वरवादी, सौदस्यवाद, टेरोलॉजिस्ट, धार्मिकवादी थे ये। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। इतनी बात इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो पुस्तक हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ब्रह्मांड वर्णन, जलवायु विज्ञान, ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान दोनों इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजी का कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, मेट्रोलॉजी का किसकी पुस्तक है, तो वो अरस्तु की पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब तक के ये सभी विद्वानों ने पृथ्वी को गोल और चपटा बताया। अभी आपने देखा है कवि होमर ने, थेल्स ने, अनेक्सिमेंडर ने, हिकेटियस ने, सभी ने पृथ्वी को गोल और चपटा बताया है। लेकिन पृथ्वी को गोलाकार सर्वप्रथम किसने बताया, अरस्तु ने बताया, ठीक है। पृथ्वी को गोलाकार अरस्तु ने बताया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जब तक पृथ्वी को इन्होंने देखा था उस समय पृथ्वी गोल थी और इसकी छाया पृथ्वी पर गोल पड़ रही थी, इसीलिए इन्होंने पृथ्वी को गोल माना है। देखिएगा, अरस्तु ने पृथ्वी को गोल बताया है। अब तक के जितने भी विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी को चपटा बताया है, किसी तस्तरी की तरह बताया है, लेकिन इन्होंने पृथ्वी को कैसा माना, गोल माना। तो ये ऐसे विद्वान थे अरस्तु जिन्होंने पहली बार पृथ्वी को गोल बताया था। इसके बाद में ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। अब हम चलते हैं थियोफास्टस, अगले विद्वान थे थियोफास्टस, अरस्तु के शिष्य हैं ये भी। और वनस्पति भूगोल और झाड़ियों का पहली बार इन्होंने अध्ययन किया है। वनस्पति भूगोल का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ प्लांटोग्राफी इनको कहा जाता है, वनस्पति भूगोल का पिता। इसके बाद में चलते हैं हम, नेक्स्ट है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज 276 इनका कार्यकाल रहा है, जो तो 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व। ज्योग्राफी शब्द इन्होंने दिया है। और यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से भूगोल का पिता कौन है। देखिएगा, हिकेटियस ना आए तो इरेटोस्थनीज है, अगर हिकेटियस आता है तो हिकेटियस होगा, हिकेटियस यदि नहीं आता है तो इरेटोस्थनीज भूगोल का पिता होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है ज्योग्राफी शब्द, जियो प्लस ग्राफोस, इससे ये बना हुआ है। और जियो प्लस ग्राफोस का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। इरेटोस्थनीज ने क्रमबद्ध भूगोल पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ज्योग्राफिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो ज्योग्राफिया ग्रंथ लिखा है ये इन्होंने 2 खंडों में लिखा है। और इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल पर, व्यवस्थित भूगोल का पिता भी इनको, क्रमबद्ध भूगोल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का पिता इनको कहा जाता है।
ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं, तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, व्यवस्थित यदि क्रमबद्ध भूगोल के पिता की बात की जाए, व्यवस्थित क्रमबद्ध भूगोल के यदि पिता की बात की जाए तो इराटोस्थेनीज है, और यदि आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता की बात की जाए तो हमबोल्ट है। और प्रादेशिक भूगोल के पिता की अगर बात की जाए, प्रादेशिक भूगोल या भूगोल के जनक की यदि बात की जाए तो हिकेटियस आएगा आपका। लेकिन जब बात आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जनक की जाए तो आपका कार्ल रिटर आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको वापस से रिवाइज करवा दिया है यहाँ पूरा का पूरा, आप इसको वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम। इन्होंने जो ज्योग्राफी का ग्रंथ लिखा वो 2 खंडों में लिखा, ज्योग्राफी का ग्रंथ, और प्रथम खंड में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया, द्वितीय खंड में इन्होंने एशिया और अफ्रीका का वर्णन किया। इसके बाद में पहली बार पृथ्वी की परिधि का मापन इन्होंने किया है। इन्हें भूगणित का पिता भी इनको कहा जाता है। गणितीय भूगोल के पिता थेल्स और अनेक्सिमेंडर है। भूगणित का पिता इराटोस्थेनीज है, फादर ऑफ जियोडेसी। आपको ध्यान में रखना है, मैं रिवाइज भी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ पिछला। इसके बाद में इराटोस्थेनीज ने और क्या कुछ किया है, इन्होंने इराटोस्थेनीज ने परिधि के मापन की जानकारी 86%, यानी पृथ्वी के परिधि की जो मापन की जानकारी है इन्होंने 86% तक सही दी थी। 14% इनकी जानकारी गलत थी जो इन्होंने पृथ्वी की परिधि के मापन के संदर्भ में दी थी। और सिख दरिया एक जगह है, वहाँ से इन्होंने सिख दरिया से साइने की जो दूरी है इन्होंने 7.12 मील बताई है, और 500 मील इन्होंने बताई है दूरी। और वास्तविकता में अब जब इसको निकालते हैं तो ये आपकी लगभग ये आपकी 25,000 मील परिधि, यानी 25,000 स्टेडिया आपकी ये निकल करके आती है। हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको तो यहाँ से केवल 25,000 ये स्टेडिया आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। और पृथ्वी पर जो वास यानी जो रहने वाले जो क्षेत्र हैं, रहने के लिए जो क्षेत्र दिए हुए हैं उनको इन्होंने एक्यूमिन नाम दिया, जिसका अर्थ है रहने के लिए स्थान। यानी पृथ्वी पर जो वास योग्य क्षेत्र थे इन्होंने उसको एक्यूमिन नाम दिया, और जिसका अर्थ है, एक्यूमिन शब्द का अर्थ होता है रहने के लिए स्थान। अब पृथ्वी को इन्होंने 5 कटिबंधों में बांटा है, ग्लोब को। तो शीत, शीतोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, इस तरीके से इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इस तरीके से इन्होंने बांटा है। इसके बाद में आता है पोलिबियस नाम का एक विद्वान, जिसने क्या किया है, पोलिबियस नामक एक यूनानी विद्वान आया, उसने सर्वप्रथम नदी अपर्दन के बारे में समझाया है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट विद्वान है हमारे हिप्पारकस। देखिएगा हिप्पारकस ने क्या कुछ अपना योगदान दिया है कि तो व्रत को पहली बार 360 डिग्री में हिप्पारकस ने बांटा है। 850 तारों की ज्ञात जो सूची है, नक्षत्र सूची, वो हिप्पारकस ने दी है। एस्ट्रालेब, अस्तरलेब यंत्र का निर्माण हिप्पारकस ने किया है। विश्व की जलवायु को 11 खंडों में इन्होंने बांटा है, और अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण हिप्पारकस ने किया है। और स्टीरियोग्राफिक त्रिविम प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक त्रिविम प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप, और मानचित्र प्रक्षेप को 3D से 2D पर लाने का श्रेय, यानी मानचित्र प्रक्षेप को 3D से 2D पर लाने का श्रेय हिप्पारकस को ही दिया जाता है। तो इतनी बात इनके संदर्भ में आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में अगले विद्वान पोसिडोनियस। इनको समुद्री विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। इनकी बुक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, द ओशियन इनकी पुस्तक है। और समुद्री विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। ज्वार भाटे का संबंध इन्होंने सूर्य चंद्रमा से बताया है। महासागरीय भागों की जो गहराई है उसका भी मापन इन्होंने किया है। और समुद्री विज्ञान और भौतिक भूगोल का पिता इसको कहा जाता है, पोसिडोनियस को। और पृथ्वी की परिधि लगभग इन्होंने 18,000 मील बताई है। तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अब मैं इसको आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। इसके बाद में हम इसके कालक्रम को भी देख लेंगे कि कालक्रम अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं हम भूगोल का पिता हिकेटियस, प्रादेशिक भूगोल का पिता हिकेटियस, भूगोल का पिता भी हिकेटियस है, प्रादेशिक भूगोल का पिता भी हिकेटियस है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं व्यवस्थित भूगोल का पिता, तो व्यवस्थित भूगोल का पिता आपका होगा इराटोस्थेनीज। ऐतिहासिक भूगोल का पिता थेल्स और अनेक्सिमेंडर है। भौतिक भूगोल का पिता और समुद्री विज्ञान का पिता आपका पोसिडोनियस है। वनस्पति भूगोल का पिता थियोफास्टस है। और मानव भूगोल का पिता रेडजेल है। और राजनीतिक भूगोल का पिता रेडजेल है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम इसके कालक्रम को भी एक बार देख लेते हैं। तो कालक्रम सबसे पहले हमने पढ़ा होमर को, होमर के बाद में आएगा थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफास्टस, इराटोस्थेनीज, हिप्पारकस और पोसिडोनियस। आज के लिए इतना ही। अब जब दीजिए इजाज़त, और अगले वीडियो में हम अगले विद्वानों के बारे में बात करेंगे। हमने आज यूनानी विद्वानों को पढ़ा है, अगले वीडियो में हम रोमन विद्वानों को पढ़ेंगे और देखेंगे रोमन विद्वान में कौन कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान भौगोलिक चिंतन के इतिहास में दिया है, भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया है। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।